दिखावा ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए तो समझो वो ना घर का रहता है ना घाट का। अब ऐसे में घर आ गई एक ऐसी बहू जिसने सीखा तो सिर्फ ओ ये सब्यसाची का लहंगा भी ना एक बार बस शादी में पहना है, अब कहाँ रखूं समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी शादी की साड़ी संदूक में रखी है, आज भी नई जैसी है। तू भी एक काम कर, संदूक में ही रख दे अपना लहंगा। माँ जी सब्यसाची का लहंगा है ये, सब्यसाची का। अरे तो क्या बहू संदूक में नहीं आता क्या ये? अरे ये बड़ी बड़ी हीरोइन से लेकर जितनी भी अमीर औरतें होती है ना वो सब यही पहनती है, डिजाइनर है फेमस। अरे तो ठीक है ना, बना तो कपड़ा ही रहा है ना। खैर बहू, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तू ना ये गहने उतार कर रख दे। आजकल रिवाज नहीं है कि इतने गहने पहने जाए, समझी? ओ ये गहने, कैसी बात कर दी सासू माँ, कैसे उतार दो गहने? ना 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 ना, ये तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे पास तो और भी है, मैं तो वो भी पहनूंगी। अरे बहू, गहनों की तो मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। ये बड़े बड़े झूमर है कान के कि कोई देखते ही झूम जाए। अच्छा जी, मुझे तो लगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। वैसे माँ जी वो जो बड़ा वाला हार था ना आपका, जो आपने शादी में पहना था, कितने तोले का होगा? अब तो सास का सीना घमंड के मारे चौड़ा हो जाता है। देखा था मैंने तुम्हारी तरफ, सारी औरतें मेरे हार को देखकर ही बात कर रही थी। ऐसे जैसे जवाब हार देगा। सास की बात सुनकर दिखावटी बहू का तो मानो दिमाग ही घूम जाता है। अच्छा वो दरअसल क्या है ना माँ जी, हम लोगों के मायके की तरफ तो ऐसे छोटे हार चलते ही नहीं है। फिर आपकी बेटी की शादी और आपने इतना छोटा हार पहना, यही देख रहे होंगे सब। मेरी माँ को देखा था, जी बड़ा हार, और उनकी तो गर्दन ही झुकी रह गई थी पूरी शादी में। अच्छा, और ये लो, हमने तो सोचा लड़की की सास बेटी के ससुराल वालों के आगे झुकी है। अब पता चला कि भाई ये तो हार का कमाल था, क्यों? अच्छा चलती हूँ मैं, वो क्या है ना, मेरा डाइट फूड खाने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, खाना लगा देती हूँ मैं टेबल पर, सब साथ ही में खा लेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं? टेबल का खाना क्यों खाऊंगी? मैं तो कमरे में बादाम भिगोए हैं वही खा लूंगी। अच्छा पर बहू ये तो रोटी खाने का वक्त है। ससुराल वालों का ना माँ जी, मेरे मायके में तो ये बादाम खाने का वक्त होता है। सास बहू की तकरार यूं ही चल रही थी। सास का मन होता कि बहू साधारण बहू की तरह रहे, लेकिन नहीं, बहू तो बहू ठहरी, और वो भी ये तो दिखावटी। एक रोज बहू सब्जी बना रही होती है कि वो देखती है कि उसकी बुआ सास आई होती है। अरे क्या बना रही है बहू? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। बस काजू पड़े पड़े सड़ रहे थे तो सोचा सब्जी बनाकर खत्म करूं। वो क्या है ना, ड्राई फ्रूट बुआ जी भरा रहता है पूरे घर में। सच्ची यहाँ तो ऐसे आता है जैसे सोना। अरे काजू किशमिश खाए तो जमाना हो गया, आज तो काजू की सब्जी मैं खाकर ही जाऊंगी। बहू जो किचन में कद्दू बना रही थी, वो कैसे खिला देती काजू की सब्जी। वो क्या है ना, लग रहा है काजू सड़ रहे थे तो सब्जी भी सड़ी ही बनी है। उफ, किसी तरह तो बुआ सास से छुटकारा मिला, नहीं तो काजू की सब्जी बनानी पड़ जाती। लेकिन सवाल ये कि काजू थे भी कहाँ? बहू की दिखावे की आदत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी पड़ोस तो कभी रिश्तेदार, लेकिन ये आदत वहाँ उल्टी पड़ जाती जहाँ दिखावा काम नहीं करता। बहू गांव जाना है, गांव के घर में शादी पड़ी है तो तैयार हो जाओ। माँ मैंने टिकटें बुक कर दी है, शाम की ट्रेन है, जल्दी सारा सामान पैक कर लो। शाम की ट्रेन? ट्रेन से? ना 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 ना, मुझे तो चक्कर आता है, मैं ट्रेन से नहीं जा पाऊंगी। प्लीज मेरे लिए प्लेन की टिकट करा दो। अरे आदमपुर में कौन सी फ्लाइट जाती है बेटा? अरे माँ कुछ भी बोल रही है ये। गांव में अब कहाँ से एयरपोर्ट बनवा दूँ? और जितने में ये फ्लाइट से आना जाना करेंगी उतने में तो हम 10 बार गांव से आना जाना कर लेंगे, वो भी परिवार के साथ। तो एक काम करते हैं रीना, तुम यहीं रहो, मैं और माँ चले जाते हैं। हाँ?
अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस किसी को बताना नहीं कि मैं ट्रेन में बैठी थी। वो क्या है ना, हमारे खानदान में कोई बस या ट्रेन में नहीं बैठा है। अरे बहू, लगता है याददाश्त कमजोर है। सगाई में तुम्हारा पूरा खानदान ट्रेन से ही तो आया था, भूल गई? माँ जी वो क्या है ना, फ्लाइट उस दिन की कोई थी नहीं। खैर चलो मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। हाँ। रीमा गांव जाती है। गांव में शादी वाले दिन, ओ ये दुल्हन का मेकअप किसने किया है? मेरा तो मीनाक्षी दत्त ने किया था। और ये लहंगा ऐसा लग रहा है मंगल बाजार से लिया है। अरे डिजाइनर लहंगा ना हो शादी में तो शादी किस काम की? क्यों जी? अरे बहू प्लीज अब चुप हो जा, ये शादी कुछ अलग है। काहे की अलग? क्या लड़की की शादी लड़की से हो रही है? वैसे अलग तो लग रही है, जो हम लोग इतने दूर से ऐसी शादी अटेंड करने आए हैं। बहू बाद में बात करते हैं, चल ये गिफ्ट पहले लड़की को दे दे। हाय रे, ये हार देंगे आप इसे? क्या हो गया है माँ जी? अरे 1100 लिफाफे में डालकर दे दीजिए ना। क्यों बहू, तू तो वैसे इतना दिखावा करती है, फिर किसी लड़की की शादी में लेन देन में तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? दिखावा? नाना माँ जी, मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। दिखावा करे मेरी ज्योति। वैसे ये फटीचर लोगों की शादी में मैं भी आ गई, वरना मैं तो सिर्फ हाई प्रोफाइल्स की शादी में जाती हूँ। अरे बस कर बहू, दिखावा बंद कर दे अब। तभी लड़की की माँ हाथ जोड़कर सास के पास आती है। बहन जी, आप इतनी दूर से मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आई, कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ आई नहीं है, साथ में सोने का हार भी लाई है। वैसे करते क्या है आपके पति, जो बेटी की शादी में कुछ नहीं किया? अरे मेरे पापा ने तो मेरी शादी में 5 स्टार से कैटरिंग की थी, लेकिन आप लोग देखिए तो कैसे हलवाई काम कर रहा है वहाँ पर। बेटी खाने में कोई कमी हो तो बताना, मैं किसी होटल से मंगवा दूंगी। अब कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या गिनाऊं? किस किस कमी को पूरा करेंगी आप? तभी वहाँ एक औरत आती है और लड़की की माँ को एक पैसों का लिफाफा देकर कहती है, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम हमेशा खड़े हैं आपके लिए। अरे इतने लोगों से मिलकर भी शादी की ये व्यवस्था? हमारे पापा तो। बहू की बात पूरी होती नहीं कि सास बोल पड़ती है, जिस घर में खड़ी हो ना बहू, वो एक शहीद का घर है, जिसने देश के लिए अपनी जान लगा दी। इनकी बेटी सिर्फ इनकी नहीं, पूरे देश की बेटी है। गर्व है कि हम इस बच्ची की शादी में आने का सौभाग्य लेकर आए हैं। बाकी बहू तेरे पापा क्या करते हैं क्या नहीं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बहू की नजर सामने खड़ी दुल्हन की माँ पर पड़ती है, जिसका सीना पति के वीर गाथा से फूला नहीं समा रहा था, और बहू, उसका सर शर्म से नीचे हो चुका था। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस समय में भी कुछ लोग अभी के नाजुक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। सुभाष भी उनमें से एक है। सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ इस दौर में भी मजे में था। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये बस सरकार की बदमाशी है लोगों में डर पैदा करने के लिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लोग झूठ मूठ का इतना परेशान हो रहे हैं। ये लॉकडाउन पता नहीं क्यों लगाया गया है। ये सब उनकी काम वाली कमला सुन रही होती है। मैडम, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, कल से लॉकडाउन लग रहा है ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे कारण मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? दिमाग तो तेरा ठिकाने पर है ना कमला, तू नहीं आएगी तो ये सारा काम कौन करेगा? तेरा बाप। ज्यादा होशियारी मत कर, चुपचाप से आ जाना, नहीं तो तुझे काम से निकाल दूंगी। मैडम, लेकिन सरकार ने तो कहा है कि हम जैसे लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा, और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से हमारी पगार आती रहेगी। कौन सी पगार? जब तू आएगी ही नहीं तो तुझे कहाँ से मिलेगी पगार? सरकार से ही जाकर ले ले। अभी ना सरकार तुझे मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन जब वापस सब सही हो जाएगा तब कौन देगा? उस वक्त तुझे काम की जरूरत पड़ेगी ना। क्या करें मैडम, हम गरीब हर तरफ से मारे जाते हैं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं छुप छुपा के। अगले दिन कमला किसी तरह छुप छुपा कर प्रीति के यहाँ काम करने आ जाती है। प्रीति के घर के अगल बगल में भी कुछ लोगों को कोरोना हो जाता है। मैडम, सबको बहुत डर लग रहा है,
आपके घर के बगल में भी किसी को कोरोना हुआ है, आप लोग सब मास्क क्यों नहीं लगाते? क्या रे कमला, तू पागल तो नहीं हो गई है? दिमाग ही खराब कर रखा है तूने कल से। क्या पहले लोगों को खांसी सर्दी नहीं हुआ करती थी? अब कौन सी नई बात हो गई है? मैं नहीं लगा रही कोई मास्क वास्क। कमला अनपढ़ होते हुए भी मास्क और ग्लव्स लगाकर निकलती थी, लेकिन बेचारी क्या करती, जब उसकी मालकिन के घर में ही कोई मास्क नहीं लगाता तो वो क्या करती? अगले दिन कमला को पता चलता है कि उसके पति को कोरोना हो गया है। कमला प्रीति को फोन करती है। मैडम, मैं काम पर नहीं आ सकती हूँ, आप मेरी पगार दे दो, मेरे पति को कोरोना हो गया है, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं नहीं दे सकती हूँ अभी। ऐसे भी कौन सा तेरा पति तुझे कुछ देता है, मरने दे उसे। ये क्या कह रही है मैडम आप? कैसे मरने दे सकती हूँ मैं उन्हें? पति है वो मेरे। किसी गरीब की बद्दुआ मत लो मैडम, मुझे पैसे दे दो वरना मेरा पति मर जाएगा। आपके पास पैसों की क्या कमी है? मुझ गरीब का भला हो जाएगा। नहीं दूंगी मैं पैसे, मत आना तू कल से काम पे, मैं किसी और को रख लूंगी। कमला रोते हुए फोन रख देती है और पैसों की जुगाड़ में जुट जाती है। किसी तरह वो पैसे जमा करके अपने पति को अस्पताल में भर्ती करा देती है। इधर मालकिन के बेटे कृष की तबीयत खराब हो जाती है। कृष को बुखार है सुभाष, हमें इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम घबराओ मत प्रीति, मैं डॉक्टर को यही बुला लेता हूँ। आपके बेटे में तो कोरोना के लक्षण हैं, मैं इसे छू नहीं सकता। आप इसे जल्दी अस्पताल में भर्ती करवाइए। इसका ऑक्सीजन लेवल तो गिरता ही जा रहा है, कहीं देर ना हो जाए। सुभाष और प्रीति रोने लगते हैं और जल्दी ही एक बड़े अस्पताल में कृष को ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बेड नहीं मिलता। उनके बेटे को आईसीयू बेड की जरूरत थी, पर यहाँ तो उन्हें एक नॉर्मल बेड भी नहीं मिल पाता है। सुभाष बड़ी बड़ी हस्तियों को कांटेक्ट करता है ताकि उसके बेटे के लिए बेड मिल सके, लेकिन उस वक्त कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। मुश्किल से एक नॉर्मल बेड का जुगाड़ हो पाता है और वो लोग कृष को भर्ती कर देते हैं। भगवान मेरे बेटे को बचा ले, हम लोगों ने बहुत लापरवाही की है, मुझे मेरी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। हम लोगों ने हैंड ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझसे समझदार तो वो कमला है जो अनपढ़ होते हुए भी सरकार के नियमों का पालन कर रही थी। तुम चिंता मत करो प्रीति, मैं हूँ ना, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। सुभाष गहरी चिंता में रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जुगाड़ में वो खुद निकल जाता है। बेटे का मोह उससे वो सब करवा देता है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। इधर सिलेंडर का जुगाड़ हो जाता है, पर सुभाष की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। प्रीति बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसके बेटे और पति दोनों की हालत सीरियस हो जाती है। प्रीति कमला को कॉल करती है। कमला, तू घर आके संभाल ले, तेरे सर और कृष दोनों अस्पताल में भर्ती है, दोनों को कोरोना हो गया है। मैंने तेरी बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की। मुझे समझ आ गया है कि तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब तेरे पति को कोरोना हुआ था। मुझे माफ कर दे, मैंने उस वक्त तेरी मदद नहीं की। मैडम कोई बात नहीं, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी और आप चिंता मत कीजिए, भगवान कृष और सर को जल्दी ही पहले जैसा कर देंगे। कृष की हालत में अब धीरे धीरे सुधार आने लगता है। वो सारे रिश्तेदार जो पहले सुभाष के यहाँ आया जाया करते थे, आज कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आते। प्रीति को समझ आ जाता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। मेरा मन नहीं लग रहा है, नर्स मुझे मेरी माँ से मिलने दो। बेटा, आपकी मम्मी यहाँ नहीं आ सकती, थोड़े दिन की बात है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तब अपनी मम्मी से मिल लेना। कृष रोने लगता है और बहुत जिद करता है, लेकिन नर्स उसे समझा बुझाकर आराम करने को कहती है। अकेलेपन से कृष की हिम्मत टूटती चली जाती है। वो बार बार ऑक्सीजन मीटर की तरफ ही देखता रहता है। उधर सुभाष को कृष की ही चिंता सताती रहती है। वो मन ही मन सोचता है, मेरी प्रीति का क्या ही हाल हो रहा होगा। हे भगवान, तू मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले। पैसे की घमंड में मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत गरीबों पर अत्याचार किया है। अपने आगे मैंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन इस हालत में मुझे समझ आ रहा है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये सब सोचते सोचते उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो तुरंत दम तोड़ देता है। जैसे ही कृष को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है, उसकी भी हालत बिगड़ने लगती है और वो भी दम तोड़ देता है।
प्रीति रो रो कर बेहाल हो जाती है और कमला से कहती है, अब मैं जीकर क्या करूंगी जब मेरा सुहाग और मेरा बच्चा ही नहीं रहा। इन दोनों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। कैसी अभागन हूँ मैं जो सब कुछ होते हुए भी इन दोनों के अंतिम संस्कार तक ना करवा पाई। ऐसे पैसों का मैं क्या करूंगी। खुद को संभालिए मैडम, इस कोरोना ने कई लोगों की जान ली है, कितनों के घर उजाड़ दिए हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं मैडम, आप सब भगवान पर छोड़ दीजिए। मैं सुभाष और कृष को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब उन लोगों की मदद करूंगी जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। शायद किसी का घर उजड़ने से बच जाए। प्रीति अपनी सारी प्रॉपर्टी कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद करने में लगा देती है। कमला और प्रीति मिलकर लोगों की सेवा। जया के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा करण और छोटा बेटा प्रीतम। दोनों की भी शादियां हो चुकी हैं। करण अमेरिका में रहता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। वहीं जया भारत में प्रीतम के साथ रहती है, जो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। लेकिन वो अपनी माँ जया और पिता राजेंद्र को किसी भी चीज़ की कमी खलने नहीं देता, जिसके बावजूद भी जया को प्रीतम और उसकी बीवी यानी कि अपनी छोटी बहू निमृत की कोई कदर नहीं होती। माँ ये देखो, मैंने आपके लिए ये साड़ी लाई है, आपका पसंदीदा रंग है ना ये। ये तो बहुत ही महंगी लग रही है बेटा। काय की महंगी? अरे ये घर संभाले वही बहुत है। मेरा करण तो हर महीने मुझे 20 से 30 हजार भेजता है। ये प्रीतम तो बस घर संभाले उतना ही काफ़ी है। और ये साड़ी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसे निमृत बहू को ही दे दे। मैं तो डिज़ाइनर साड़ियाँ पहनती हूँ। हाँ। जया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रीतम और निमृत को जया की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो दोनों जया और राजेंद्र की सेवा करते ही रहते हैं। प्रीतम दिन रात कड़ी मेहनत करता है। एक रोज़ घर की डोरबेल बजती है और जब जया दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि अमेरिका से करण ने गिफ्ट्स भेजे हैं। अरे वाह, मेरा लाडलो बेटो, मेरा करण 7 समंदर पार रहता है। 24 घंटे में से 19 घंटे काम करता है, लेकिन अपनी माँ को खुश करना और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना कभी नहीं भूलता। हर महीने की तरह इस महीने भी करण ने तोहफे और पैसे भेजे हैं। कितना ख्याल रखता है ना वो हमारा। आखिर भाई किसका है? भगवान करे करण भाई को इतनी तरक्की मिले कि बस उनकी लाइफ में खुशियाँ और पैसे कभी कम ना हो। तो मत दुआ कर, मैं उसके लिए हर पल दुआ करती हूँ। बाकी लोगों की दुआओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी। जया तोहफों को बड़ी खुशी से खोलती है और करण की प्रशंसा करती ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, करण जया से बात करना भी कम कर देता है और तो और हर महीने की तरह तोहफे और पैसे भी नहीं भेजता। फिर एक दिन जया उसे फ़ोन लगाती है। करण, अरे बेटा तू कहाँ है? तूने हमसे वादा किया था कि तू हमें भी अमेरिका बुलाएगा, और तूने तो गिफ्ट्स भेजना, कॉल करना सब बंद कर दिया। रोज सुबह शाम तेरे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल और मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं हम सब, लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं हो बेटा। आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है ना यहाँ पे। आपको तो पता है मेरी बिजनेस लाइफ कितनी हेक्टिक है, और अभी तो प्रेशर डबल ट्रिपल है। इसके लिए थक जाता हूँ, रात में आके सो जाता हूँ सीधा। फिर दिन में जब मैं सोचता हूँ कि आपको कॉल लगाऊँ या आपसे या पापा से बात कर लूँ वीडियो कॉल पे, तब याद आता है कि वहाँ तो रात हो गई होगी। क्यों खामखा आपकी नींद ख़राब करूँ? अरे नहीं बेटा, बात किया कर। तेरे फ़ोन के लिए मैं रात में भी जाग सकती हूँ, लेकिन तू ना काम के साथ साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दे। हाँ बेटा, ठीक है ना? इस सब के बाद भी करण जया को ज़्यादा कॉल्स या मैसेज नहीं करता। वहीं प्रीतम और निमृत अगर कुछ लाए तभी भी जया उन्हें बस करण से तोलती रहती। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए, आज वीकेंड है ना, तो हमने ये 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। अब आप तो मामूली रेस्टोरेंट का खाना खाने से रही, इसलिए। यह सब क्या है? इस सब से तुम दोनों क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, अरे जिंदगी में पहली बार किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है तो ज्यादा इतराओ मत। कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं बांध दिया तुमने। हाँ? निमृत को बुरा लगता है और फिर वो कमरे में करण से कहती है, मैं समझती हूँ कि एक माँ के लिए उसके बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो माँ जी करण भाई और तुम में इतना भेदभाव करने लग गई हैं कि मैं तो हैरान रह जा रही हूँ।
हर घड़ी सिर्फ ताने कसती रहती हैं इस बात पर कि तुम करण भाई से कम कमाते हो। मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा, मैं बस उनकी इन हरकतों से नाराज़ हूँ। छोड़ो ना निमृत, इट्स ओके। करण भाई उनका बड़ा बेटा है, वो उनके लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है। वो मुझे डांटती तो है, ताने भी ढेर सारे देती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर से वो मुझे भी उतना ही प्यार करती है जितना कि करण भाई को। दिन गुजरते जाते हैं। करण का तो हफ्ते में एक ही बार कॉल आता है और वो भी बस 1 मिनट में बात करके फ़ोन कॉल आधे में ही काट देता है। और जया यहाँ प्रीतम और निमृत को बस ताने ही देती रहती है। एक रोज़ राजेंद्र की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। राजेंद्र जी को दिल की कोई बीमारी है, माइनर स्टेज है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं कराया तो सिचुएशन सीवियर भी हो सकती है और फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय पछतावे की। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। ऑपरेशन कराना है ना, कीजिए। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? पूरे 2 लाख रुपए। अगले 24 घंटों के अंदर हमें ऑपरेशन कराना होगा। आप ध्यान रखिए कि आपसे देरी ना हो जाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम अरेंज कर देंगे। आप बस मेरा पापा का अच्छे से इलाज कीजिए। जया, प्रीतम और निमृत बहुत परेशान हो जाते हैं। जया करण को फ़ोन पर सब कुछ बताती है और उससे 2 लाख रुपए मांगती है। तब 2 लाख? माँ, अब आप टेंशन मत लो, मैं रात तक भिजवाता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी भिजवाना है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनका 24 घंटों में ऑपरेशन कराना है। कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करना है। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम भी पैसों को इकट्ठा करने की काफ़ी कोशिश करता है। न जाने कितने दोस्तों से भी पैसे मांगता है, पर फिर भी वो पैसे जोड़ नहीं पाता। जया रात तक करण के इंतज़ार में बैठी रहती है, पर करण का कोई कॉल नहीं आता। प्रीतम भी हताश होकर खाली हाथ अस्पताल लौटता है। हे माता रानी, मेरे पति को बचा लो, ये करण का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तभी करण का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहता है, माफ़ कीजिएगा माँ, हाल ही में मैंने नया घर लिया है यहाँ अमेरिका में। आपको मैंने जिनके फ़ोटोज़ भेजे थे ना, तो सारे पैसे वहीं खर्च हो गए हैं। 24 घंटे पूरे होने में और 5 घंटे बचे हैं ना। मैं देखता हूँ अगर कुछ हो पाया तो। करण बस टरकाता रहता है और पैसे नहीं भेजता। फिर अंत में निमृत अपने सारे गहनों को बेचकर आखिरी मिनट पर पैसे लाती है और डॉक्टर्स ऑपरेशन शुरू करते हैं और फिर ठीक होकर राजेंद्र घर लौट आते हैं। तभी जया की आंखें भर आती है और उसे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ़ कर दो प्रीतम बेटा, अमृत बहू। मैंने हमेशा बस करण और तुम में फ़र्क किया, पैसों का, ओहदे का। लेकिन आज जिस पर इतना विश्वास किया, जिससे इतनी उम्मीद की, उसने भरोसे को चूर चूर कर दिया। आज एक माँ होकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रीतम बेटा, माफ़ कर दे मुझे, तेरी माँ से भूल हो गई। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मेरे लिए मेरी भगवान हो। भगवान तुझ जैसा बेटा और निमृत जैसी बहू हर किसी को दे। करण से ये उम्मीद नहीं थी। दूर रहकर वो हम सबको भूल गया। उसे इस बात की ज़रा भी चिंता या घबराहट नहीं हुई कि उसके पिता का अगर अगले 24 घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। बहुत कठोर हो गई है ये दुनिया, और साथ ही अपने सगे रिश्ते भी खोखले होते जा रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। अब से हम चारों अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। माना कि नए साल को आने में अब भी वक्त है, फिर भी हम इस शुरुआत का आरंभ कर देंगे। अब से नो उदासी, ओनली खुशी। क्यों माँ जी, है ना? हाँ बहू। जया को आखिरकार प्रीतम और निमृत का मूल समझ में आ ही जाता है और फिर चारों भी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।